हाय एवरीवन, दिस इज़ फ्लोरेंस पाठक और इस वीडियो में हम लोग साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर करने से पहले कुछ हम लोग टिप एंड ट्रिक्स देख लेते हैं जो तुम लोग यूज़ कर सकते हो अपना एग्ज़ाम लिखते वक्त। सबसे पहला ट्रिक है कि जब भी तुम लोग नया सेक्शन स्टार्ट किया करो, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है तो मैंने ऊपर ऐसे ब्लॉक बना के लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से जब तुम लोग सेक्शन बी लिखना तो उसको भी प्रॉपर बॉक्स बना के लिख देना, इससे थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। और दूसरी बात, तुम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करना तो हमेशा सेक्शन सी से स्टार्ट करना, क्योंकि सेक्शन सी जो है वो 5 मार्क्स का रहता है। तो अगर शुरू में ही तुम्हारे 5 मार्कर क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इससे क्या होगा कि बाई चांस अगर तुम्हारा टाइम कम पड़ गया तो भी तुम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए होगे, और अगर कोई छूटेगा तो सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं। सो इसीलिए सबसे पहले हायर मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। और तीसरी बात यह है कि जब भी तुम लोग नया क्वेश्चन स्टार्ट करो तो बीच में एक पेंसिल से लाइन खींच देना, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। ऐसा करने से एकदम अलग वाला क्लीननेस आता है, तो तुम लोग ये ज़रूर ट्राई करना। हमेशा 2 लाइन छोड़ के बीच में एक लाइन खींच देना, फिर एक लाइन छोड़ के अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करना। और नेक्स्ट टिप ये है कि तुम लोगों को साइंस के पेपर में एक डायग्राम ज़रूर से बनाने हैं। अगर बोला गया है क्वेश्चन में बनाने को तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो तुम लोगों को बनाने ही है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो भी तुम लोग कोशिश करोगे कि तुम लोग डायग्राम बना दो, इससे गुड इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। और डायग्राम तुम लोगों को कैसे बनाने हैं, कोई भी डायग्राम बनाना तो सबसे पहली बात कि वो पेंसिल से बनाना और उसको एक बॉक्स में कर देना पेंसिल से बना के। और जब भी तुम लोग लेबलिंग करना तो उसको इस बॉक्स से दूर लिखना, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिलामेंट लिखा हुआ है और उसको एरो से पेन से बता दिया है कि फिलामेंट कहाँ पे है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे स्टिग्मा है तो स्टिग्मा को मैंने यहाँ पे एरो से डिनोट कर दिया है और लिखा मैंने बॉक्स के बाहर है। तो इन सब ट्रिक से तुम लोगों का पेपर काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है और तुम्हारे एक्स्ट्रा मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। सो ये सब कुछ टिप्स थे जो तुम लोगों को फॉलो करनी चाहिए। अब हम लोग प्रॉपर साइंस का सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द टेबल शोन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को दे रखी है। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विथ कार्बन। तो तुम लोगों को बताना है इन चारों में से कार्बन के साथ कौन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहली बात, जो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। और हमेशा याद रखना, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा ही नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। उसी तरीके से आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और जो मेटल और मेटल के बीच में बनता है उसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। मेटालिक बॉन्ड तो वो हमेशा मेटल और मेटल के बीच में बनता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एस की, तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट तो ऑलरेडी पूरा हो गया है ना, और सारे के सारे एलिमेंट चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। इसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये तो बना ही नहीं सकता। अब हम लोग बात करते हैं पी, क्यू और आर की। अब देखो, पी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्यू की। तो सबसे पहली बात, क्यू क्या है, एक मेटल है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हमेशा मेटल जो है अपनी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करके नहीं, हमेशा लूज करके लेते हैं। तो ये तो पता चल गया जो क्यू है वो एक मेटल है। तो इस वजह से मेटल कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए क्यू हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। वैसे हम लोगों को पता है ये मेटल कौन सा है, इसको हम लोग सोडियम बोलते हैं। तो क्योंकि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। तो सोडियम क्या करता है, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, क्योंकि 1 चला गया तो आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन वाला ही हो गया, इसलिए वो स्टेबल बन जाता है। अब बात करते हैं आर की। तो आर के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए आर भी
कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा P एंड R, ये दोनों ही कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसमें Q इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मेटल है। Q भी बॉन्ड बनाएगा बट वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, सो Q कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब हम लोग इसी का पार्ट B देखते हैं। सो पार्ट बी है कार्बन रिएक्ट विथ एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड, गिव सुटेबल रीज़न। तो कार्बन जो है बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो कारण होते हैं। सबसे पहला हो गया कैटिनेशन और दूसरा हो गया टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन जो है अपने साथ कई सारे कार्बन को जोड़ सकता है, इसी को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। और टेट्रावैलेंसी मतलब कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इसीलिए वो 4 बॉन्ड बना सकता है। इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हम लोग कार्बन को टेट्रावैलेंट एलिमेंट बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4, क्योंकि देखो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 2-4 रहती है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंसी क्या होती है, उसको कितने और बॉन्ड बनाने हैं और उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसको 4 चाहिए होती है, इसलिए वो टेट्रावैलेंट है। सो कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी यही 2 रीज़न होते हैं जिसके कारण कार्बन इतने ज़्यादा एबेंडेंट में पाया जाता है। सो कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4 जिसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं और वो कैटिनेशन करवाता है, इसी वजह से कार्बन जो है इतने ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जहाँ पे भी तुम लोग देखते हो वहाँ पे सब कार्बन कार्बन रहता है। 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है। हम लोगों ने हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट एकदम अच्छे से पढ़ लिया है, तो अगर तुम लोग ये चैप्टर दोबारा पढ़ना चाहते हो इन लाइव क्लासेस, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो अगर तुम लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है तो हर रोज़ शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस होती हैं। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी लाइव क्लासेस का, तो तुम लोग उसके थ्रू मेरी लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। ये एकदम फ्री होती हैं, तुम लोगों को अपनी एंड से कोई पे नहीं करना है। बस क्लासेस में एनरोल करते वक्त तुम लोगों से एक कोड मांगा जाएगा, तब तुम लोगों को कोड यूज़ करना होगा MSPK10। इस कोड का यूज़ करते ही तुम लोग मेरी क्लासेस में एनरोल हो जाओगे और यूट्यूब पे जैसे कंटेंट डलते थे वो डलते रहेंगे। यूट्यूब पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा लाइव क्लासेस का। और तुम लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी से पढ़ सकते हो। अनअकैडमी में बहुत सारे टीचर्स अपना बैच निकालते हैं, तो तुम लोग उन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। और अभी अनअकैडमी का ऑफर भी चल रहा है, अगर तुम लोग 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अपने आप फ्री में मिल जाएगा। और अगर तुम लोग 12 मंथ का लेते हो तो तुम लोगों को 2-3 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग तुम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके साथ ही अगर तुम लोग कोड MSPK10 यूज़ करते हो अपना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इसी के साथ ही ब्रेक समाप्त होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायग्राम बिलो शोज द पार्ट ऑफ ए पेरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड। तो इनमें में से कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, और हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि राइट साइड ऑफ पेरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स रहते हैं। सो यहाँ पे Y और Z जो है वो नॉन मेटल हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो कोवलेंट बॉन्ड Y और Z के बीच में बनेगा। W के बीच में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये मेटल है। पेरियोडिक के लेफ्ट साइड जो है मेटल्स रहते हैं। और पार्ट B है बिटवीन 2 एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव द बिगेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो इनमें में से W और Z में से किसका जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है और क्यों है। तो जो W है वो मेटल है, तो मेटल का एटॉमिक रेडियस ऑलरेडी ज़्यादा ही होता है कंपेयर टू नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। डिक्रीज़ करना स्टार्ट इसलिए कर देता है क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ती रहती है, क्योंकि जिस साइड हम लोग जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है और साथ में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो उनको अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ, तो इसकी वजह से जो साइज़ है वो स्मॉल होता जाता है। तो लेफ़्ट टू राइट जब भी हम लोग जाते हैं तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है। और दूसरी बात ये है कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा शेल आते हैं, हर एक पीरियड में एक नया एक्स्ट्रा शेल ऐड होता रहता है। इस वजह से जब हम लोग नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक साइज़ होगा वो W का होगा।
सो इसका आंसर हो गया W. सो W इज बिगर, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द पाथ ऑफ ए मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज ए फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस. तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जब मेल गैमेट पेनिस से रिलीज़ हो गया, यानी मेल बॉडी से रिलीज़ हो गया, तो वो फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट पे कैसे पहुंचता है, कौन कौन से पाथ फॉलो करता है. सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम देखते हैं. सो मेल गैमेट यहाँ पे रिलीज़ हुआ तो सबसे पहले वो जाएगा वेजिना में, फिर सर्विक्स में, फिर यूट्रस में, और फिर जाके यहाँ पे फर्टिलाइज होता है फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हम लोग ओविटक बोलते हैं. तो उसका पाथ वेजाइना रहेगा, फिर सर्विक्स रहेगा, फिर यूट्रस रहेगा, और फिर जाके ओविडक रहेगा, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. सो सबसे पहले स्पर्म पहुँचेगा वेजाइना में, उसके बाद सर्विक्स, फिर यूट्रस, और फिर फेलोपियन ट्यूब. सो ये रहा ए का आंसर. बी पार्ट है स्टेट द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जाइगोट. तो हम लोगों को बताना है जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो जाइगोट कब बनता है, जब फीमेल और मेल गैमेट कंबाइन हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग जाइगोट बोलते हैं. तो जो गैमेट रहते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, तो उनको हम लोग एन बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं. तो मेल और फीमेल गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, तो इसलिए जब जाइगोट बनेगा तो हाफ और हाफ होके फुल हो जाएंगे, यानी जाइगोट के पास पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, 2n रहेंगे. इसी कंडीशन को हम लोग डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं. सो जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है, 2n होता है. सो जाइगोट के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं. गैमेट्स में हमेशा हाफ क्रोमोसोम रहते हैं, इसको बोलते हैं कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है. तो गैमेट्स में nn रहते हैं और जाइगोट में हमेशा 2n ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, डिप्लॉइड इसको बोलते हैं. 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है. तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि तुम लोगों के पेपर सब्जेक्टिव होंगे और ऑफलाइन होंगे, तो इसीलिए तुम लोग अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. इस चैनल पे तुम लोगों को एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, ये सब के सब चैनल पे डलने वाले हैं. सो मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ज़रूर से ऑन कर लेना. बट हाँ, तुम लोगों को अपने एंड से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसलिए तुम लोग कोई भी बुक ऑफलाइन की ले सकते हो सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए. मैं तुम लोगों को एक बुक के बारे में बताती हूँ, CBSE 36 सैम्पल पेपर. यह सवाल पब्लिशर्स की एक बुक है. इसमें तुम लोगों के हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर एक ही बुक में दिए हुए हैं. टोटल 36 सैम्पल पेपर्स हैं. तुम लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी. इसमें सभी सैम्पल पेपर एक ही साथ दिए हुए हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन में इस बुक के फर्स्ट साइंस सैम्पल पेपर का PDF डाला हुआ है, तो तुम लोग उसको भी जाके चेक कर सकते हो. उसमें क्वेश्चन भी है और उसमें आंसर भी दिए हुए हैं. मैं तुम लोगों को बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो तुम लोग उसको भी जाके चेक कर सकते हो. सो इसी के साथ तुम लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहो. बस याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करना मोर इम्पॉर्टेंट है रदर देन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना, क्योंकि तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने से एक आइडिया आ जाता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. तो इसलिए तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और जब भी सैम्पल पेपर देना तो प्रॉपर टाइम लिमिट से देना. ये नहीं कि तुम लोग सैम्पल पेपर देना शुरू करें तो पूरे दिन सैम्पल पेपर ही दे रहे हो. सो इसी के साथ ये ब्रेक समाप्त होता है. अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश ऑब्जर्व ए पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन स्लेट पीस ऑफ ब्रेड. तो उसने ब्रेड पीस के ऊपर एक ग्रीनिश पाउडरी मास देखा, कुछ ग्रीनिश सा चीज़ देखा. हम लोगों को बताना है नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है जो ब्रेड के ऊपर ग्रीनिश सा आ जाता है. सो इसको हम लोग ब्रेड मॉल्ट बोलते हैं. सो ये हो गया ब्रेड मॉल्ट, जिसकी वजह से हम लोगों का ब्रेड जो है वो ख़राब होने लगता है कुछ दिनों में. और इसका मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है स्पोर फॉर्मेशन. सो स्पोर्स बना के ही ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं. और स्पेसिफिकली अगर मैं नाम बताऊं तो इस ब्रेड मॉल्ट को बोलते हैं राइजोपस. यही इस स्पीशीज़ का नाम रहता है जो ग्रीनिश लुक देता है हमारे ब्रेड पे. पार्ट बी है नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो वेजिटेटिवली ये लोग हाईफाई से रिप्रोड्यूस करते हैं. वेजिटेटिव मतलब हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म बनना रूट, लीफ और स्टेम की वजह से. रूट, लीफ, स्टेम की वजह से अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं. तो वेजिटेटिवली ये हाईफाई से ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे ये लोग रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब दूसरा नया राइजोपस बनता है. तो यहाँ पे देखो ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं.
और रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की वजह से भी ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्पोर्स हवा में उड़ जाते हैं और अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। सो हाइफाई और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर वेजिटेटिव पार्ट एंड टिनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया इज वेजिटेटिव पार्ट्स। तो स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसी को हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये हो गया वेजिटेटिव पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इनटू 2 फील्ड्स, फील्ड ए और बी। तो यहाँ पे 2 फील्ड है हम लोगों के पास और दोनों फील्ड में मस्टर्ड ग्रो हो रहे हैं, यानी सरसों ग्रो हो रहे हैं। वाइल फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन कलर सीड एंड फील्ड बी प्रोड्यूस येलो कलर सीड। It was observed that in field A, the offspring shows only parental traits for consecutive generations। तो ये देखा गया कि फील्ड ए में सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल ट्रेट दिख रहे हैं, मतलब जैसे उनके पेरेंट्स थे। Whereas in field B, majority of offspring shows a variation in the progeny। पर लेकिन फील्ड बी में बहुत सारे वेरिएशन दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर आ रहे हैं जो उनके पेरेंट्स में नहीं थे। मतलब अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो यहाँ पे हम लोगों ने येलो कलर के मस्टर्ड प्लांट देखे, तो येलो कलर वाले जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो येलो ही होंगे। तो इसको बोलते हैं कि ये पेरेंटल ट्रेट है, येलो पेरेंट्स थे तो येलो बच्चे हुए। बट अगर नए कैरेक्टर आ रहे हैं जैसे फील्ड बी में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स तो येलो थे तो ये ब्लू कहाँ से आ गया। तो इसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लू कलर एक नया चेंज है। सो व्हाट आर द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस। तो इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहली बात, जो मस्टर्ड है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एंड फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो कहीं पे भी रिप्रोडक्शन होता है तो वो फ्लावर में होता है। सो फील्ड ए में सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल ट्रेट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, 2 पेरेंट्स आपस में ही क्रॉस कर जाते हैं, तो इसलिए जो इनके ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो एकदम पेरेंट्स की तरह ही हैं। तो फील्ड ए में हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। बट फील्ड बी में कुछ नए कैरेक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक येलो फ्लावर था और कहीं और से कोई और कलर का फ्लावर, आई थिंक मान लो ब्लू आ गया। सो इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जब फ्लावर की स्पीशीज़ अलग हो जाएं तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो फील्ड बी में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अलग टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ के ऑफस्प्रिंग में बहुत सारे वेरिएशन मतलब चेंजेस आ रहे हैं। इन फील्ड ए द रीजन ऑफ पेरेंटल ट्रेट कॉन्सिक्यूटिव जनरेशन इन ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। इन फील्ड बी वेरिएशन इज सीन्स टू अकर बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन एज क्रॉस पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस। तो फील्ड बी में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। फील्ड ए में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और फील्ड बी में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का और पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों में से तुम लोगों को चॉइसेस थी। इन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, if trait A exists in 5% of a population and trait Y exists in 7% of same population। तो मतलब एक population है, उसमें X trait, कुछ भी हो सकता है X trait, वो 5% exist करता है और Y trait 70% exist कर रहा है। Which of the two traits मतलब characters, तो which of the two traits is likely to have arisen earlier and give reason। इन दोनों में से X और Y में से कौन सा ट्रेट पहले आया है। पहले मतलब जो बहुत सालों से था, जो इस पॉपुलेशन में सबसे पहले आता है, सबसे पहले एग्जिस्ट करता है। तो अराइजन अर्लियर का मतलब जो बहुत सालों से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ट्रेट Y, क्योंकि ये 70% है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे पहले आया होगा पॉपुलेशन में, इसलिए वो 70% तक खुद को फैला लिया है, खुद को एक्सपेंड कर लिया है। ट्रेट एक्स अभी न्यू आया है, ये जो चेंजेस हैं अभी न्यू क्रिएट हुई हैं, इसी वजह से वो पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 5% से है। सो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई। आई होप तुम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो थोड़ा सा वीडियो पीछे जाओ और फिर इस क्वेश्चन को देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू भले चेंज थी, बट ये NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग इसको ज़रूर से समझ लेना। सो ट्रेट Y विच एग्जिस्ट इन 70%, जो कि लार्ज फ्रैक्शन है, वो पहले आया था। और जो ट्रेट X है वो सिर्फ और सिर्फ 5% है,
तो इसलिए वो बाद में आया। तो ये सारी की सारी बातें यही चीज़ लिखी हुई हैं, तुम लोग एक बार पढ़ लेना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपल मोटर इज मेड इन ए स्कूल लेबोरेटरी, ए coil wire is mounted on a axle between the poles and house shoe magnet as illustrated। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक मोटर बनाया गया है, ये रहे मैग्नेट्स, ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, और बीच में एक तुम लोगों को वायर दे दी है, वो कॉइल। इन द एग्जाम्पल above, the coil ABCD is horizontal and battery is connected as shown। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। For this position, state the direction of force on the arm AB। तो तुम लोगों को बताना है कि ये आर्म जो AB है, ये A हो गया और ये B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। तो ये जो आर्म है AB, इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो कभी भी अगर तुम लोगों को फोर्स पूछा जाए तो तुम लोग हमेशा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे, और कहीं पे भी अगर EMF पूछा है या फिर इंड्यूस करंट पूछता है तब तुम लोगों को फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज़ करना है। तो ये ट्रिक याद रखना, अगर EMF पूछा जाए या फिर इंड्यूस करंट पूछा जाए तो हमेशा राइट हैंड रूल हम लोग यूज़ करते हैं, और कहीं पे भी अगर फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाए तो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। सो अगर तुम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, प्लस और माइनस करंट इस साइड जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती हैं, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब तुम लोग अपना 4 फिंगर इस डायरेक्शन में करोगे लेफ्ट हैंड का, और मिडल फिंगर इस डायरेक्शन में करोगे करंट की डायरेक्शन में, तो तब तुम लोगों का जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दे रहा होगा। और तुम ऐसा करोगे तो तुम लोग देखोगे कि जो थंब है तुम लोगों का नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और नीचे की ही तरफ ही डायरेक्शन आएगी फोर्स की। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। ये ज़रूर तुम लोग खुद से ट्राई करना, ये तुम लोगों को आना चाहिए। तो तुम लोगों को अपना 4 फिंगर इस डायरेक्शन में करना है, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में करना है, तब तुम देखोगे जो तुम्हारा अंगूठा है, जो तुम्हारा थंब है, वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और यही रहेगी फोर्स की डायरेक्शन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड। इस क्वेश्चन का पार्ट बी है, व्हाई डज द करंट इन द आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। तो ये जो आर्म है B एंड C, ये कोई फोर्स क्यों नहीं लगा रहा है। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि AB आर्म पे फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में पड़ता है और CD आर्म पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो कोई चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो इससे क्या होता है, ये जो कॉइल है वो मूव कर जाता है, ये रोटेट कर जाता है। बट इसको रोटेट कराने में CB आर्म का कोई भी रोल नहीं रहता है। ऐसा क्यों नहीं रहता है, क्योंकि तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और करंट की डायरेक्शन भी इस साइड है। तो यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती है, इस वजह से जो फोर्स है वो एकदम ज़ीरो आता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं तो जो फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है, वो मिनिमम होता है। इसी वजह से इस आर्म पे B और C आर्म पे, और एक्चुअली में यहाँ पे भी A और D आर्म पे भी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता है। क्यों नहीं लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए हमेशा दोनों को, मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन है, इस वजह से जो फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, एकदम मिनिमम होती है। Because BC is the same direction as direction of field line, force is minimum when the direction of current इन दी कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स है वो मिनिमम होती है अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो। इवन मिनिमम मतलब ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो ही मिनिमम है। और मैक्सिमम कब होती है, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर हो रहा हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। सो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली में और पार्ट है, तो तुम लोगों के पास 2 ऑप्शन थे। A circuit contain a battery, a variable resistor and solenoid. The figure below shows the magnetic field pattern produced by a current in a solenoid. तो यहाँ पे solenoid है, solenoid कुछ नहीं, बस वायर को कुछ स्प्रिंग शेप का कर दें तो इसी को हम लोग solenoid बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा है,
स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरीके से बता रहे हैं कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये पूछा है कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न को देख के कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर ये है कि कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होती हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, और कहीं पे भी फील्ड लाइन दूर रहती हैं तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहती है वो वीक रहती है। तो तुम लोग देखोगे यहाँ पे पोल्स के साइड इस जगह पे जो लाइंस हैं काफ़ी क्लोज हैं, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे मिडल में जो लाइंस हैं काफ़ी दूर हैं, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो काफ़ी वीक है। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वीक है। हमेशा याद रखना सोलेनॉइड के अंदर हमेशा जो फील्ड लाइन रहती हैं वो स्ट्रेट रहती हैं और यूनिफॉर्म रहती हैं। ये तो बाहर बात हो रही है, हमेशा अंदर जो सारी की सारी फील्ड लाइन रहेंगी वो स्ट्रेट रहेंगी और यूनिफॉर्म रहेंगी। तो सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट रहती हैं और बाहर ही ऐसा अपना कर्व क्लोज पैटर्न बनाती हैं। तो यहाँ पे बाहर ही पूछा था कि हम लोग कैसे देख के बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे वीक है। तो जहाँ पे क्लोजनेस ज़्यादा होगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और जहाँ पे कम क्लोजनेस होगी वहाँ पे वीक फील्ड होगा। The relative closeness of field line indicate the strength of a magnetic field. Since the field lines are crowded around the ends of the solenoid, hence these are the region of strong magnetic field. तो ये strong magnetic field के reason रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो फील्ड की डायरेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर यही है कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल आल्सो बी रिवर्स। अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, द DDT was sprayed in a lake to regulate the breeding of mosquito. How would it affect the trophic level in the following food chain associated with lake? Justify your answer. मतलब कि DDT एक्चुअली में केमिकल रहता है। ये केमिकल डाला गया है एक लेक में मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकने के लिए। अब हम लोगों को बताना है इस केमिकल से जो लेक में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके फूड चेन में क्या इफेक्ट आएगा। तो जब भी हम लोग कोई हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल केमिकल डालते हैं लेक के अंदर तो उनको ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उसको ले लेते हैं, उसको मतलब ड्रिंकिंग वाटर की तरह अपने बॉडी में ले लेंगे। फिर उस एनिमल को अगर कोई दूसरा एनिमल खाएगा, जैसे प्लैंकटन को फिश खा रहे हैं, तो वो केमिकल उनके अंदर चले जाते हैं क्योंकि ये केमिकल्स जो रहते हैं वो हार्मफुल केमिकल रहते हैं। इन केमिकल्स को बॉडी खुद डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। एक बार वो बॉडी के अंदर चला जाए तो वो डाइजेशन से बाहर नहीं निकलेगा, वो बॉडी के अंदर ही रहेगा। और फिर अगर उस ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेगा तो वो हार्मफुल केमिकल वापस दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा। फिर उसे कोई खाएगा तो उसमें चला जाएगा, फिर उसे कोई खाएगा तो उसमें चला जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन, हार्मफुल केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे इन हार्मफुल केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि हार्मफुल सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल में ऊपर बढ़ते जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, DDT being a non-biodegradable pesticides, non-biodegradable मतलब जो easily मतलब ना के बराबर जो डिकम्पोज होते हैं, तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। will enter in a food chain from the first tropic level plankton। तो सबसे पहले एक्वेटिक इन्वायरमेंट यानी पानी में हम लोगों ने वो केमिकल डाला तो सबसे पहले प्लैंकटन उसको यूज़ करेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स accumulate progressively at the each tropic level and this phenomenon is known as biomagnification। जब हर एक ट्रॉपिक लेवल में आते जाते हैं और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन होगी हॉक के अंदर। तो हॉक विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड क्योंकि ये ट्रॉपिक लेवल में सबसे ऊपर है। तो ऐसे तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगी 3 पॉइंट्स में।